छात्रों, आज हम चर्चा करेंगे फंडामेंटल राइट्स पर। आर्टिकल 12 to 35 पार्ट 3 में इसकी विस्तृत चर्चा है। लेकिन पहले हम राइट्स होते क्या है उसको समझेंगे। किन किन प्रकार के राइट्स होते हैं उसको समझेंगे। और यह संकल्पना राइट्स की या फंडामेंटल राइट्स की कब सेफ लेना शुरू की उसको हम समझेंगे। राइट्स के बारे में या अधिकार के बारे में इस संकल्पना है कि वो एक ऐसी सामाजिक दशाएं हैं जो व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है। व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, जो व्यक्तिगत दावों के रूप में होता है, जो व्यक्तिगत दावों के रूप में होता है और जिन्हें समाज या राज्य के द्वारा मान्यता मिलती है। अधिकार में इसमें आप दो चीज देखेंगे कि द एनवायरनमेंट इज इंपॉर्टेंट, जो जिससे कि व्यक्तित्व का विकास हो सके, वो एनवायरनमेंट। दूसरा, यह व्यक्तिगत दावा होता है, इंडिविजुअल से पता है, और जिसको समाज या राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त किया था। तीन शब्द इसमें याद रखने अधिकार का। फंडामेंटल राइट भी अगर आप उसको परिभाषित करते हैं तो यह व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए एक ऐसा दावा है, व्यक्तित्व के संपूर्ण विकास के लिए एक ऐसा दावा है, और यह व्यक्तिगत दावा है जिसको राज्य या संविधान के द्वारा मान्यता प्राप्त प्रदान की जाती है। इसकी एक लंबी श्रृंखला है फंडामेंटल राइट्स की। हम अगर इसको स्टार्ट करते हैं तो 1215 की चर्चा करेंगे। द ओरिजिन ऑफ मैग्ना कार्टा 1215। किंग जॉन के समय में 1215 में मैग्ना कार्टा शब्द आया है। वो शब्द थोड़ी सी मैं इसमें हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देना चाहूंगा कि कुछ समूह किंग जॉन के पास अपनी मांग लेकर गए और किंग जॉन ने उसे अस्वीकार कर दिया। तब उन समूहों ने महल के बाहर धरना प्रदर्शन करना शुरू किया, शांतिपूर्ण ही सही, और मजबूर होकर के किंग जॉन को उनकी बातों को मानना पड़ा। और वो जो मैग्ना कार्टा जो प्रस्तुत किया गया था समूहों के द्वारा, उसकी जो मान्यता दी गई, यह एक रेवोल्यूशनरी चेंज था। 13th सेंचुरी में एक मोनार्की के द्वारा जन समान लोगों की बात को मान लेना ऐतिहासिक रूप से काफी क्रांतिकारी था। तो उसके बाद वैश्विक स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में, संविधान के क्षेत्र में, प्रशासन के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में कहीं भी कोई रेवोल्यूशनरी चेंज होता है तो उस मैग्ना कार्टा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे डेवलपमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के संदर्भ में 1861 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। जैसे चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854, उसको शिक्षा के विकास में मैग्ना कार्टा कहा जाता है।
या 1717 का जो सीआर का फरमान है, ब्रिटिश के भारत में विस्तार के लिए मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो वैश्विक स्तर पर कुछ रिवोल्यूशनरी चेंज होता है तो उसको मैग्ना कार्टा शब्द से हम संबोधित करते हैं। तो 12 and 15 is a turning point in the development of fundamental rights. उसके बाद बिल ऑफ राइट्स 1689 which is given by British Parliament, बट लेकिन वो संपूर्णता से नहीं दिया गया था, लेकिन जो उसमें प्रावधान थे वो आगे चलकर मील का पत्थर साबित हुए। Then in 1789 the French Revolution, the draft of French Revolution especially mentioned citizen rights. तो वहां एक चर्चा है, लेकिन इसका जो एक सबसे विस्तृत रूप है, व्यवहारिक रूप है, वो अमेरिकी संविधान में दिया गया। और भारत में जो फंडामेंटल राइट का जो सेफ है वो अमेरिकी संविधान से ही है। भारत में भी क्रमिक विकास की प्रक्रिया में आप 1895 से स्टार्ट कर सकते हैं। 1931 के कराची सेशन के संदर्भ को भी देख सकते हैं, कॉमनवेल्थ विल 1925 को भी देख सकते हैं। तो विभिन्न जो प्रावधान है उसको देख करके डेवलपमेंट हुआ और हमारे संविधान में इसको स्वीकार किया गया। फंडामेंटल राइट्स जो है वो इट इज अगेंस्ट द स्टेट, ये आप मान के रखें। इन सम पार्ट्स इट्स ऑल्सो अगेंस्ट इंडिविजुअल प्राइवेट पीपल, बट इट इज अगेंस्ट द स्टेट टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन। अब स्टेट के अगेंस्ट में तो यह एसेंशियल हो गया कि स्टेट को डिफाइन किया जाए, स्टेट को परिभाषित किया जाए। और जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है स्टेट का, उससे अलग हट करके आर्टिकल 12 में स्टेट का दिया गया, डिफिनेशन दिया गया स्पष्ट रूप से, और ये ट्रेडिशनल डेफिनेशन से अलग है। अब किसको वो स्टेट मानता है? तो केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार और संसद, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, दो, और तीसरा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, और इसी में जोड़ दिया जाता है अन्य प्राधिकार, या जो ऑफिसर्स होंगे। प्राधिकार को बहुत एक्सपैंड करा गया है, उसको कहा गया है कि जो विधि, उपविधि, आदेश निर्गत करने या उसको क्रियान्वित करने की क्षमता रखता है, वो प्राधिकार हुआ। ये वाइड रेंज है स्टेट का। अगर आप देखेंगे तो
कोई सरपंच हुआ, मुखिया हुआ, प्रशासनिक अधिकारी हुआ, तो उसके खिलाफ भी केस होता है, तो इंडिविजुअल बनाम स्टेट होता है। तो जो आदेश जारी कर सकता है, जो विधि या उपविधि बना सकता है या उसको क्रियान्वित कर सकता है, वो हो गया स्टेट। और उसके अगेंस्ट में फंडामेंटल राइट दिया गया है, जिसके प्रोटेक्शन का जो अधिकार है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को दिया गया है। इसके अलावा राज्य की परिभाषा आर्टिकल 36 में भी है। यहां था कि इट इज अगेंस्ट द स्टेट, तो स्टेट के अगेंस्ट में तो स्टेट को परिभाषित करने के लिए दिया गया। और आर्टिकल 36 में कहा गया इट इज ड्यूटी ऑफ स्टेट टू अपलिफ्ट सोशल एंड इकोनॉमिकली, सामाजिक और आर्थिक रूप से अपलिफ्ट करने का। तो वहां भी स्टेट को परिभाषित करने का, कौन कौन स्टेट होगा जो सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए काम करेगा, वहां भी ये परिभाषित करा गया है। तो आर्टिकल 12 में स्टेट को एलिब्रेट किया गया है। इसके बाद स्टेट से संबंधित एक और प्रश्न आया, माने इससे लग रहा है कि एग्जीक्यूटिव स्टेट है, लेजिस्लेटिव स्टेट है, बॉटम टू टॉप। लेकिन जुडिशरी के बारे में स्टेट है या नहीं, ये काफी चर्चाएं हुई स्टार्ट से ही। एयर अंतुले वाद में लगभग 7 सदस्यीय खंडपीठ थी, उसमें कहा गया जुडिशरी भी स्टेट है। फिर अलग अलग केसें आई तो कुछ कहा कि नहीं, अगर वो न्यायिक निर्णयों पर कुछ काम कर रहा होता है तो वो स्टेट नहीं है। अगर जुडिशरी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करता है तब स्टेट है। तो जुडिशरी के संदर्भ में कहा यह गया है कि जुडिशरी का कोई ऐसा आदेश जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में होगा तो स्टेट माना जाएगा। अगर उसका कोई एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश होगा तो स्टेट माना जाएगा। लेकिन अगर वो न्यायिक निर्णय होगा, जुडिशरी डिसीजन होगा, वो स्टेट नहीं होगा। तो 12 में आपको स्टेट की परिभाषा बहुत अच्छी तरह से समझ रखना होगा, क्योंकि इंटरव्यू में बराबर ये पूछा जाता है व्हाट इज स्टेट अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स मेंशन इन फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12। बहुत महत्वपूर्ण है। और आप जो सॉवरेनिटी, पॉपुलेशन, लैंड, ये सब जो स्टेट का जो ट्रेडिशनल परिभाषा अगर आप बोलेंगे तो समझ जाएगा कि आपको पॉलिटी की जानकारी नहीं है। तो आपको स्टेट का जो परिभाषा है आर्टिकल 12 और 36 में जो दिया गया है उसको सेव करना। फंडामेंटल राइट में सबसे इंपॉर्टेंट मैं 3 चीज मानता हूं जो इसके में, एक तो आर्टिकल 13, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 13 अगर इसकी समझ नहीं है तो आपको फंडामेंटल राइट की समझ नहीं होगी। और मेंस तो आप कम से कम आर्टिकल 13 को नहीं समझेंगे तो मेंस तो आपसे समझ के बाहर का चीज है। इसलिए 13 को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया। ठीक है। और दूसरा हम 19 को मानते हैं और 21 ये, और एक और रखिए 14। 13, 14, 19, 21 अगर आप समझ लेते हैं फंडामेंटल राइट में तो आपकी मेंस की समझ बेहतर हो जाएगी। 14, 19, 21 को गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। याद रखिएगा, आर्टिकल 14, 19 और 21 इज कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मेरे अनुसार संविधान का क्रक्स यही है। बाकी जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन के जो
आर्टिकल्स हैं या जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जुडिशरी है, सारे का वर्क इसी से जुड़ा हुआ आता है। एग्जीक्यूटिव काम करती है इसी को लागू करने के लिए, लेजिस्लेटिव कानून बनाती है इसी को लागू करने के लिए, और जुडिशरी इसी को प्रोटेक्शन करने के लिए काम करती है। आर्टिकल 14, 90, 21 इज कॉल्ड गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 13 पे आते हैं। आर्टिकल 13(1) कहता है कि भूतलक्षी प्रभाव से या असंगति या विरोध की सीमा तक कोई भी ऐसा प्रावधान संविधान के आरंभ होने के पूर्व रहा होगा तो वह शून्य हो जाएगा। यानी संविधान के आरंभ होने से पहले भारत में जितनी विधियां बनाई गई थी, जो भी प्रावधान किए गए थे, चाहे परंपरागत रूप से कानून हो, चाहे इनेक्टमेंट के द्वारा कानून हो, अगर वह मूल अधिकार के असंगत है या वो उसका विरोध करता है तो वो शून्य घोषित किया जाएगा, हो जाएगा। यानी ऐसा कोई भी कानून जो पहले है बना हुआ है, उसका मेंशन अगर नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में और अचानक एक पटल पे आता है, तो अगर वो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में होगा, असंगत होगा, तो वो शून्य हो जाएगा। और आर्टिकल 13(2) कहता है कि राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो मौलिक अधिकार से के असंगत हो या उसको अल्पीकरण करने वाला हो, उसको कम करने वाला हो। मतलब पहले है कि पहले अगर कुछ हो, 13(1) में पहले कुछ हुआ है, उसका लोप हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। और 13(2) में कहा राज्य ऐसा कोई विधि नहीं बनाएगा जो उसके असंगत हो या अल्पीकरण करने वाला हो, और अगर राज्य ऐसा करता है तो वो न्यायिक पुनरावलोकन की सीमा के अंतर्गत आ जाता है। और उसके लिए वही, इसका मतलब है आर्टिकल 13(2), 32, 226 एंड 227 जो न्यायिक पुनरावलोकन, ये इसी से जनरेट होता है। आर्टिकल 13(2) को प्रोटेक्ट करने के लिए ही न्यायिक पुनरावलोकन की संकल्पना रखी गई है। जुडिशियल रिव्यू, अगर कोई राज्य फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में कोई कानून बनाता है तो उसको जुडिशरी रिव्यू करेगा। और इसका मतलब है फंडामेंटल राइट सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह एक नैसर्गिक न्याय के संदर्भ में, हम थोड़ा सा अधिकार के संदर्भ में कुछ और परिभाषित करते हैं। एक चीज होता है मानवाधिकार, कुछ अधिकार को और ज्यादा परिभाषित कर दें, ह्यूमन राइट्स, मानवाधिकार। 10 दिसंबर 1948 को यूएनओ ने यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स की घोषणा करी थी। तो इसमें है कि मानव होने के कारण जो अधिकार मिलते हैं वो मानवाधिकार है, नैसर्गिक। ये प्रकृति प्रदत्त होते हैं और ये जन्म से ही मिल जाता है, नैसर्गिक न्याय। और फंडामेंटल राइट निश्चित है, इसका उद्देश्य राजनीतिक उन्नयन है। यानी
राजनीतिक लोकतंत्र के आदर्श को मजबूत करना है इसका उद्देश्य। लेकिन अधिकार सिर्फ राजनीतिक अधिकार तक सीमित नहीं है। अलग अलग देशों में, जैसे रशिया में, सामाजिक आर्थिक अधिकार को प्राथमिकता दी गई है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। कई जगह कल्चरल राइट्स को मान्यता दी गई है। वो वैरी करता है। जो ह्यूमन राइट्स है वो आप कह सकते हैं जो पश्चिम में जो लिबरल थे उनके द्वारा सेव करा गया था, और हर एक जगह वो लागू हो ये भी संभव नहीं है। अब रशिया में सोशल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट को प्राइम टारगेट रखा गया, तो वहां राइट्स जो है सोशल इकोनॉमिक सेफ से जुड़ता है। मिडिल ईस्ट में कल्चरल राइट्स को ज्यादा रखा गया महत्व, तो वो डिफरेंट सेफ है राइट्स के बारे में आपको समझने के लिए। अब आर्टिकल 13 की जगह हम अब आते हैं, बहुत ज्यादा इसको एलिब्रेट ना करें क्योंकि पीटी का बैच है, मेंस में इसको और ज्यादा हम एलिब्रेट करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे राइट टू इक्वालिटी, आर्टिकल 14 टू 18। आर्टिकल 14 इसमें दो कंसेप्ट है, इक्वालिटी बिफोर लॉ, दूसरा है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ ये ब्रिटेन से लिया गया, इक्वालिटी बिफोर लॉ ब्रिटेन से लिया गया है। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ ये यूएसए से लिया गया है। इसमें दो चीज ध्यान में रखिएगा कि आर्टिकल 14 कहता है किसी भी व्यक्ति के साथ, तो याद रखिएगा व्यक्ति को ध्यान में रखिएगा, व्यक्ति यानी पर्सन, ये बहुत ध्यान में रखिएगा। किसी भी व्यक्ति के साथ यहां सबको इक्वल माना जाएगा, सभी को इक्वल माना जाएगा, कोई ऊंचा और कोई नीचा नहीं होगा, सब विधि के अधीन इक्वल माना जाएगा, जो ब्रिटेन के संविधान से लेगा इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन यह इक्वालिटी सोशल इकोनॉमिक बेस पे अलग अलग हो सकती है। कानून की नजर में, विधि की नजर में हर एक इक्वल है, लेकिन एक पूंजीपति भी हो सकता है, एक जनसमान हो सकता है, तो कानून दोनों के लिए है। लेकिन जब इक्वलिटी की बात करेंगे तो दोनों में समानता नहीं होगी। इसीलिए इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है एक नेगेटिव एस्पेक्ट मानता है, जिसमें इक्वालिटी की मूल संकल्पना नहीं है। अब अंबानी भी और हमसे अगर द्वंद्व होगा इक्वालिटी की, हमारे दोनों कानून एक है, तो अगर केस होगा सुप्रीम कोर्ट में तो हमारी क्या स्थिति होगी आप जान सकते हैं। तो वहां सोशल और सामाजिक रूप से भी हमारे यहां वर्षों से, हजारों वर्षों से ऊंच नीच की खाई थी, तो अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट्स की खाई थी। तो इक्वालिटी कैसे हो सकती है? तो ये एक नेगेटिव धारणा था। इक्वालिटी बिफोर इज ए नेगेटिव कंसेप्ट, उससे रियल इक्वालिटी नहीं हो सकती है। इक्वालिटी इज इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। जब तक हम उसको समान रूप, सोशल और इकोनॉमिक रूप से समान नहीं ले आएंगे, तो फिर इक्वालिटी का क्या मतलब है? यानी समान में अगर दो है तब तो ठीक है इक्वालिटी, लेकिन दो असमान व्यक्ति के बीच जो इक्वालिटी की बात है तो वो गलत है। मतलब इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है दो समान व्यक्ति के लिए ठीक है, दो समान व्यक्ति के लिए।
तो वहां ये चलेगा, लेकिन दो असमान व्यक्ति के लिए ये नहीं चल सकता। दो असमान व्यक्ति के लिए इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ चाहिए, और इसीलिए हमारे यहां विशेष संरक्षण की बात की गई है। इक्वलिटी को धरातल पर लाने के लिए विशेष संरक्षण की बात की गई है। आगे पढ़ेंगे कि नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन बाय स्टेट और प्राइवेट इंडिविजुअली। अगर आप गौर करेंगे तो इसमें जो आरक्षण की बात आती है तो वो आरक्षण के बारे में कहा जाता है यह विभेद नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बल्कि यह सकारात्मक विभेद है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। वो इक्वालिटी को वास्तविक में धरातल पर लाने के लिए, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को क्रियान्वित करने के लिए रिजर्वेशन एक पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। और आर्टिकल 15(3) में भी कहा गया, आप गौर करेंगे कि राज्य को स्त्रियों और बच्चों के विकास के लिए या उनको संरक्षण देने के लिए अगर वो कोई विधि बनाता है तो इसके असंगत नहीं होगा या उस पर कोई रोक नहीं होगा। यानी राज्य बच्चों और स्त्रियों के उन्नयन के लिए अगर कोई कानून बनाता है तो उसको विभेद नहीं माना जाएगा, क्योंकि वो सकारात्मक विभेद है जिससे जो समाज का स्त्री और बच्चा सबसे कमजोर वर्ग है तो उसका उन्नयन होगा। तो यह जो विभेद है, जो डिस्क्रिमिनेशन है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। आर्टिकल 15(4) जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा आया था, उसमें SC ST और सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए विशेष प्रावधान की चर्चा की गई। तो एक सकारात्मक विभेद है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। वो राज्य को ऐसा करने से नहीं रोका जाएगा और SC ST को आरक्षण उसी संदर्भ में दिया गया है। और लेकिन इसमें बहुत सारा चर्चा हुआ है कि कई स्टेट में 69%, 73% रिजर्वेशन दिया गया। शैक्षणिक संस्थानों में भी 2005 में जो अमेंडमेंट आया था, 93rd अमेंडमेंट है, उसमें भी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए लोगों को शैक्षणिक संस्थानों में रिजर्वेशन की बात करी गई। लेकिन कई स्टेट में इसको क्रॉस किया गया, जबकि सुप्रीम कोर्ट का 1993 का डिसीजन था इंदिरा सहनी विवाद में कि यू कैन नॉट क्रॉस मोर देन 50%। एक दूसरा था उसमें एक और, सोशल, इकोनॉमिक, एजुकेशनली, इसको एफर्टाइज नहीं करा सकता है। अगर तीनों चीज हो तो मिलेगा, सिर्फ इकोनॉमिक ग्राउंड पे रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और जो EWS जो सवर्णों को आरक्षण दिया गया, मेरे अंदाज से कॉन्स्टिट्यूशनली ये ठीक नहीं है।
पहला ये इंदिरा साहनीवाद 50% क्रॉस, उसका ये उल्लंघन करता है। और दूसरा, सिर्फ इकोनॉमिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इस पर यह अभी संविधान पीठ में गया हुआ है, इस पर चर्चा चल रही है, इसको देखने की जरूरत है। और मेंस में इस पर हम ज्यादा चर्चा करेंगे। आरक्षण एक सकारात्मक विभेद है, उसके आंसर को हम लोग ठीक से डिटेल से करेंगे, तो उसमें हम सेव करेंगे। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को 1978 मेनका गांधीवाद में भी और ज्यादा एलोबरेट करा गया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और इसमें एक जो मैंने कहा था व्यक्ति, पर्सन, नागरिक की इस चर्चा नहीं है, सिटीजन की चर्चा नहीं है। तो पहला इससे लगता है कि हरेक को है, यानी देसी और विदेशी दोनों को आर्टिकल 14 मिला हुआ है। और जो व्यक्ति जो है, मैंने पिछले क्लास में बताया था, व्यक्ति पर्सन जो है वो लिविंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। यानी स्त्री, पुरुष, हिजड़ा वो सब होगा, लेकिन नॉन लिविंग थिंग भी होगा। जैसे कोई कॉर्पोरेशन हुआ, निगम, ये भी व्यक्ति है, एक विधिक व्यक्ति है, एक विधिक व्यक्ति। जैसे भी गंगा के बारे में डिसीजन आया है, यह एक विधिक व्यक्ति है। यमुना एक विधिक व्यक्ति है। तो वो, इसीलिए मैंने कहा, पिछले क्लास में बताया था, पर्सन वो लिविंग थिंग भी हो सकता है, नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है। और जिस पर्सन को राज्य के द्वारा या संविधान के द्वारा, कानून के द्वारा जो अधिकार दिए जाएंगे, वो नागरिक है। तो व्यक्ति, लिविंग और नॉन लिविंग, अगर राज्य के द्वारा जो दिया जाए वो नागरिक है। तो लिविंग को दिया गया वो नागरिक हो गया, और नॉन लिविंग थिंग, लेकिन वो व्यक्ति है, मैंने बताया था। तो एक विधिक व्यक्ति क्या हो गया? निगम। अभी मैंने शायद उत्तरांचल हाई कोर्ट का डिसीजन था कि इसमें नदी को भी एक विधिक व्यक्ति बनाया गया है, उसको जीवित व्यक्ति के रूप में रखा गया है। तो उस व्यक्ति पर आप ध्यान जरूर देंगे। उसके बाद है इक्वल अपॉर्चुनिटी। रोजगार में जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात है कि राज्य ऐसा कोई विभेद नहीं करेगा, लेकिन मैंने कहा इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ को फलीभूत करने के लिए राज्य विशेष व्यवस्था कर सकता है। तो 16(4) आया, रिजर्वेशन इन जॉब्स, SC ST OBC, राज्य उसके लिए विशेष व्यवस्था कर सकता है। टू गिव इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको समानता के स्तर पर लाने के लिए, और यह सकारात्मक विभेद है। इसको और ज्यादा एलिब्रेट करने के लिए 16(4) को रखिए। इसमें 77 अमेंडमेंट आया। इसमें कहा गया SC ST को प्रोन्नति में आरक्षण, उसमें भी आरक्षण दिया जाएगा। फिर 16(4) ख जोड़ा गया। इसमें भी कहा गया कि अगर आरक्षण दिया गया और उसकी क्राइटेरिया होती है और तो उसको फुलफिल नहीं किया गया तो वो खाली रह जाएगा और अगले बार बैकलॉग में
फिर उस वैकेंसी में जुड़ जाएगा, यानी उसको आप निरस्त नहीं कर सकते। रिजर्वेशन दो तरह का होता है, ये भी ध्यान में रखिएगा। एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजेंटल आरक्षण। वर्टिकल और हॉरिजेंटल। वर्टिकल रिजर्वेशन जो मैंने कहा बैकलॉग के संदर्भ में, कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड। अगर वो क्राइटेरिया को फुलफिल नहीं कर रहा है तो वो आगे जाकर के उसी वर्ग में जुड़ जाएगा। दैट मीन्स वर्टिकल रिजर्वेशन कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड, बट हॉरिजेंटल रिजर्वेशन will be transferred according to the appointing of authority, such like as reservation of women, reservation of handicapped, transferred. Although handicapped रिजर्वेशन पे एक नया डिसीजन आया है तो थोड़ी सी सेफ है, लेकिन जैसे महिलाओं को बिहार में 35% आरक्षण दिया गया है, ये हॉरिजेंटल है, ये ट्रांसफर हो सकता है। अगर फुलफिल नहीं करा तो उस वर्ग में ट्रांसफर हो जाएगा, उसको कम ज़्यादा करा जा सकता है, लेकिन वर्टिकल रिजर्वेशन को कम ज़्यादा नहीं करा सकता है, न ही ट्रांसफर करा जा सकता है। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया गया है, लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, उसको समानता के स्तर पर लाने के लिए विशेष प्रावधान किया गया। अनटचेबिलिटी, हजारों वर्षों से हमारे यहां अनटचेबिलिटी एक कोड के रूप में रहा था, और इस कारण हमारे संविधान निर्माताओं ने फंडामेंटल राइट में अनटचेबिलिटी को रखा। और यह जो अनटचेबिलिटी है, यह इट इज ऑल्सो अगेंस्ट इंडिविजुअल प्राइवेट। It is against state, but it is especially against individual private. छुआछूत की जो अवधारणा है, जिसे पानी नहीं देने देंगे कुआं में, फलाना दुकान में नहीं जाने देंगे, वो तो वो जो है वो इंडिविजुअल आइडेंटिटी, मतलब ये ज्यादा अगेंस्ट स्टेट नहीं है, ज्यादा अगेंस्ट इंडिविजुअल है। आर्टिकल 17 को ज्यादातर आप इंडिविजुअल के संदर्भ में देखेंगे। अनटचेबिलिटी राज्य के द्वारा उसको नहीं बनाई जाती है, जो हमारे सोसाइटी है उसके द्वारा क्रिएट की जाती है कि यहां पर उसको सार्वजनिक स्थानों पर नहीं रहने देंगे, कुआं में पानी नहीं भरने देंगे, चापाकल अलग जाति का होगा। तो ये उसको उन जिसको अनटचेबिलिटी का शिकार होने पड़ा था हजारों वर्षों से, उसको प्रोटेक्शन करने के लिए रखा गया। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इट इज अगेंस्ट स्टेट और अगेंस्ट इंडिविजुअल ऑल्सो। और इस अनटचेबिलिटी को इरेडिकेट करने के लिए सबसे पहला जो आया था 1955 में, अनटचेबिलिटी इरेडिकेशन एक्ट जो है वो 1955 में आया था। फिर इसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए 1989 में आया था, और फिर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन 2018 में आया था, जिसके कारण एक बहुत जबरदस्त अपसराइज हुआ था। तो उसके बाद उसको और ज्यादा पार्लियामेंट से इनैक्ट करके और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करा गया है। उद्देश्य है जो वर्षों से, हजारों वर्षों से जो छुआछूत के नाम पे समाज की मुख्यधारा से दूर कर दिए गए थे, उनको समाज की मुख्यधारा में ला करके भारत को एक सशक्त राज्य बनाना। आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत, राय बहादुर, महाराजा, राजा, इस तरह की उपाधियां दी जाती थी। तो कहा गया जो संविधान लोकतंत्र पर आधारित है, जनता मालिक है,
और यूनिवर्सल राइट्स आर्टिकल 326 के तहत यूनिवर्सल राइट्स इक्वल है सबके लिए। जो जब सब इक्वल है तो कौन राजा, कौन महाराजा, कौन राय बहादुर, सब एक है। तो नो वन कैन, कोई भी अपनी टाइटल नहीं लगा सकता है। आगे जाके ये हुआ कि राज्य के द्वारा अगर कोई सम्मान दिया जाता है तो उसको टाइटल रखा जाता है, जैसे भारत रत्न, पद्म विभूषण या विभूषण, उसका यूज किया जाता है, या सेना में किया जाता है, तो वो आप टाइटल रख सकते हैं। रेस्ट टाइटल को आप यूज नहीं कर सकते, जो पहले से करता आ रहा था। अगले क्लास में हम नेक्स्ट और 19 से हम 30 तक 31 तक जाएंगे। जब हम इस चैप्टर को प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से खत्म कर देंगे, तब इस पे मेंस का क्वेश्चन बनता है बहुत जबरदस्त। अगर आर्टिकल 13 को देखेंगे तो जुडिशियल रिव्यू से क्वेश्चन बनता है रेगुलर। फिर आर्टिकल 14 के से संदर्भ कर करके जो अभी 14 और 25 to 28 को संदर्भ कर करके सिटीजन राइट्स को कोलैबोरेट करके क्वेश्चन बन सकता है। फिर आर्टिकल 15 और 16 को लेकर के रिजर्वेशन पर एक मेंस क्वेश्चन बनता है। और उसके बाद आर्टिकल 19 में जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, उसमें एक सेडिशन लॉ जो है उस पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है। और आर्टिकल 21 द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इन फंडामेंटल राइट्स, तो वो उस पर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। एक दो क्वेश्चन रेगुलर देखा जाता है, तो आर्टिकल 21 को बहुत विस्तारित रूप से मेंस में देखेंगे। और आर्टिकल 25 to 28 इंडिविजुअली राइट टू रिलीजन, 42nd अमेंडमेंट को ध्यान में रख, पंथ निरपेक्षता जो सेक्युलर वर्ड है उसको रख करके ध्यान में रख करके मेंस से क्वेश्चन बनता है। लेकिन पहले हम प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से इसको खत्म करते हैं, इसके बाद फिर इसको मेंस के दृष्टिकोण से हम इसको करेंगे। धन्यवाद।